Hello, students, and welcome to this new lecture. Hi, how are you, all of you? Fine? Okay. Today we are going to discuss the chapter number 11 question answers. So, in this PDF, there are question answers and there are answers after on the second page. Let us come to the answers and question answers we'll discuss today. भाई आपके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 11 के हम आज डिस्कस कर रहे हैं और बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज की। रिटायरमेंट एज क्या होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का? किसी जज का रिटायरमेंट एज क्या होता है? तो वो होता है 65 और 62। सुप्रीम कोर्ट का 65, हाई कोर्ट का 62। हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ लॉयर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज? तो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। अगर आपको अपॉइंट होना है एज अ लॉयर, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 सालों का। इन विच स्टेट इज द हाई कोर्ट ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा लोकेटेड? आसाम में है, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ लीगल एड सर्विस सेंटर कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। Who appoint the judges of the Supreme Court? President, obviously. Which organizations have been formed to settle the complaints of the consumer? Consumer Forum। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं छोटे क्वेश्चन आंसर्स की। ईच कैरीज 2 मार्क्स। स्टेट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बिना पे आपको अपॉइंट होना है, उसकी पोजीशन पे आपको अपॉइंट होना है, तो क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एक सिटीजन होना चाहिए। ही मस्ट हैव बीन अ जज फॉर हाई कोर्ट ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। या तो एडवोकेट की तरह उन्होंने हाई कोर्ट में 10 साल सर्विस देनी होनी चाहिए, या तो फिर एक डिस्टिंग्विश जज और फेमस जूरिस्ट होना चाहिए एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर माने कि वो एक न्यायाधीश हैं और जज हैं, तो वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और लास्ट पॉइंट, ही शुड नॉट बी मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज। 65 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये जरूरत है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन की जरूरत है। डिस्क्राइब द मैटर्स दैट आर आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मैटर्स, उनके अंदर नहीं आते हैं, वो कौन से हैं? इट इज नॉट इन द jurisdiction of the Supreme Court to settle disputes related to the distribution of river waters between a state, two or more state on one side, one state on the other side, a state on one side and two or more states on the other side, two or more state और two or more state। तो भाई है क्या ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कौन से मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं देती है? तो रिवर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो दखल अंदाजी नहीं देती है, ठीक है। रिवर वाटर का कोई इश्यू हो जाता है स्टेट के बीच में, ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, पॉइंट है। पॉइंट ए, अ स्टेट एंड अ स्टेट, मतलब एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में रिवर वाटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का लफड़ा हो जाए तो उसका मैटर नहीं है। टू और मोर स्टेट ऑन वन साइड एंड वन स्टेट ऑन द अदर साइड, तो दो से ज्यादा स्टेट्स, ठीक है, अगर वो क्लेम कर रहे हैं और दूसरी साइड और एक स्टेट है जो रिवर वाटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्प्यूट खड़ा कर रहा है, तो उसका मैटर वो नहीं देखते हैं। एक स्टेट और कई स्टेट, कई स्टेट और कई स्टेट, ठीक है। ये सारे स्टेट्स के बीच में जो भी इश्यू होते हैं रिवर वाटर्स के, वो डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है, वो वहां पे मैटर नहीं दिया जाता है। एक अलग वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो ऐसे केसेस में जजमेंट देता है, ठीक है। एग्जांपल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी का वाटर डिस्प्यूट हुआ था, वो वाटर ट्रिब्यूनल सॉल्व करती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। चलिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये इम्पीचमेंट क्या होता है? चलिए लेट अस सी। देखो, द जजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर इफ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी। तो भाई उनके पोस्ट और पावर से जजेस हटा सकते हैं हम, इफ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी। वो अगर गुनहगार साबित होते हैं या इनकेपेबल हैं अपना काम करने में, या कोई गलत सलत बिहेवियर कर देते हैं, या उनको काम प्रॉपर आता नहीं है, तो जजेस को रिमूव किया जा सकता है पोस्ट से। दिस इज डन थ्रू द इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर इम्पीचमेंट मोशन पास किया जाना चाहिए, उससे वो रिमूव हो सकते हैं। अंडर दिस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर के अंतर्गत, each house of parliament has to submit to the president a memorandum having majority support of the total number of members or at least two-thirds of the number of the members present in the respective session। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। तो जजेस को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन कैरी आउट होना चाहिए। ये प्रोसीजर के अंतर्गत ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों,
उनको प्रेसिडेंट को सबमिट करना पड़ता है एक मेमोरेंडम, एक रिटन नोटिस, जिसमें जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जितने भी प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें से 2/3 और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में मेजॉरिटी सपोर्ट। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में मेजॉरिटी होने चाहिए, 50% से ज्यादा होने चाहिए, और जो प्रेजेंट है उसमें 2/3 होने चाहिए। ये सब मिलके एक मेमोरेंडम बनाते हैं और फिर प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन द जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उनके प्रेजेंटेशन के मुताबिक, उनके मेमोरेंडम के मुताबिक जज को रिमूव किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। द पार्लियामेंट मॉनिटर्स द प्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम कंडक्टिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द प्रूफ फॉर द सेम। तो ये पार्लियामेंट जो है, लोकसभा और राज्यसभा, वो ये मेमोरेंडम का प्रेजेंटेशन है वो सब वो करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी वो करते हैं और प्रूफ भी वो लेके आते हैं। ये जो जज की बात कर रहे हैं जिसको रिमूव करना है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर। उनको एक मौका दिया जाता है जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपनी बात रख सके। ओके, तो ये होता है इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ओके, डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट का क्या पावर है? तो देखो, ऑल रिट पिटिशंस चैलेंज द जजमेंट गिवन बाय लोअर कोर्ट इन द सिविल एंड द क्रिमिनल केस कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। तो सारे पिटिशंस, सारे जो दरखास्त होती हैं, ठीक है, जो जजमेंट को चैलेंज करने के लिए की जाती हैं, जो छोटे मोटे कोर्ट्स, लोअर कोर्ट जो हाई कोर्ट से छोटे कोर्ट्स हैं, जो उसमें अगर कोई जजमेंट लिया जाता है और उसको अगर चैलेंज करना है, तो एक रिटन पिटिशन होनी चाहिए, एक लिखित दरखास्त होनी चाहिए, और ये क्रिमिनल केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर रखे जाते हैं। Under the appellate jurisdiction of the High Court, the court hears the petition against the criminal cases. तो हाई कोर्ट के appellate jurisdiction में, हमने 3 jurisdiction देखे थे ना, वो उसमें से appellate jurisdiction के अंदर ये कोर्ट वो क्रिमिनल केसेस को सुन सकता है। In case of a session court has issued any judgment punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in the High Court. तो अगर आपको चैलेंज करना ही है तो ये जानना जरूरी है कि भाई जो अक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, ठीक है, जो दोषी हैं उसको 4 साल से ज्यादा अगर जेल की गई है, किसी भी सेशन कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई उसको 4 साल से ज्यादा पनिशमेंट दी जाएगी, तो ये आदमी जो है वो हाई कोर्ट के अंदर अपना जजमेंट, वो जो जजमेंट उस पे पास हुआ है, वो चैलेंज कर सकता है। इफ एनी अक्यूज्ड is given capital punishment by a sessions court in case of murder for which a less severe punishment is issued by the lower court, then in such condition the judgment can be challenged in the high court. भाई लोअर कोर्ट ने लेस सीवियर पनिशमेंट दी है, मतलब कम सीवियर पनिशमेंट दी है, बहुत हार्श पनिशमेंट नहीं दी है, और सेशंस कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दी है, पता देने की, खत्म कर देने की। तो ऐसा जजमेंट जो होता है वो हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। स्टेट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। भाई अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन प्रूव्ड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंगली द पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और उन्होंने मिनिमम 10 साल का मिनिमम पीरियड सर्व किया होना चाहिए किसी भी जुडिशियल पोस्ट के ऊपर लोअर कोर्ट में, ठीक है, लोअर कोर्ट में 10 साल उन्होंने मिनिमम पीरियड सर्व किया होना चाहिए एज अ जुडिशियल पोस्ट जज, या तो फिर 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, या तो एक न्यायाधीश होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने चाहिए, या फेमस लॉ मेकर होने चाहिए एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और 62 ईयर्स के होने चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशंस के अंदर आता है, वो 62 ईयर्स के अंडर होना चाहिए, 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, या तो फिर 10 साल उन्होंने किसी जुडिशियल पोस्ट के ऊपर काम किया होना चाहिए लोअर कोर्ट में, या तो फिर वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, या फेमस लॉ मेकर होना चाहिए। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उनको रखा जाता है एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, नेम द वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो लेट अस सी। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शन अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के अंडर आता है पूरा ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का पूरा जो व्यवस्था है वो। दे कैन बी एनलिस्टेड एज अंडर, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच हैंडल्स सिविल सूट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है जो सिविल सूट्स देखते हैं, सूट्स मतलब केसेस।
फिर क्रिमिनल कोर्ट्स आते हैं, उसके अंदर सेशन कोर्ट होता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, मामलतदार होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। तो ये सारे जो कोर्ट होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में आते हैं। स्मॉल कॉज कोर्ट और फैमिली कोर्ट्स, ये आता है एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के रूप में हाई कोर्ट के अंडर। रिवेन्यू कोर्ट्स आते हैं, अगर लैंड रिवेन्यू का कोई केस है तो रिवेन्यू कोर्ट में जाता है। लेबर कोर्ट जो है उसमें लेबर्स के डिस्प्यूट्स का जो भी केसेस होते हैं वो सारे उसके अंदर जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, तुरंत ही केस का सुनवाई हो जाए, तुरंत ही डिसीजन आ जाए, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। और पोटा कोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कोर्ट्स इन गुजरात फॉर हियरिंग द केसेस ऑफ पोटा। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के जो भी केसेस होते हैं गुजरात में वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो ये है सारे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, जिसके अंदर ये सारे कोर्ट्स आते हैं। स्मॉल कोर्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, लेबर कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोटा कोर्ट्स, ये सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। चलिए, explain the following reason, explain the following statement, judiciary is the foundation of democracy। भाई हमारा ये जो डेमोक्रेसी है उसका फाउंडेशन है जुडिशरी, तो एक्सप्लेन करना है भाई। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल जुडिशरी जरूरी है, इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन एंड टू सॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन वन स्टेट एंड द अदर स्टेट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ वर्कलोड। तो देखो, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए और बहुत ही जरूरी है, राइट। ये होना न्यूट्रल और इम्पार्शियल जुडिशरी होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? इंडियन सिटीजन के जो हक हैं उसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है, या एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कुछ वर्कलोड का डिवीजन का कोई भी इश्यू आता है, कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो जुडिशियल बहुत ही जरूरी है। It is essential that in the judicial process there is no flaw or delay and the citizens get quick, cheap and equal justice। तो जुडिशियल प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी भूल ना हो, ठीक है, कोई भी देरी ना हो और सारे सिटीजन्स को क्विक, चीप और इक्वल जस्टिस मिले। It has to be ensured that there is no breach of constitutional limitations by the legislature or the executive। एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी, ये हमने जो टेंथ चैप्टर में पढ़ा था, लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव, ये जो बॉडीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो बॉडीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बॉडीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन से बाहर ना जाए, ठीक है, उसका इंश्योर करने के लिए जुडिशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। This can be achieved only through an independent, firm, impartial and fearless judiciary। तो ये तभी अचीव हो सकता है जब हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, मजबूत हो, impartial हो और fearless हो, ठीक है। Thus, it can be said that judiciary is the foundation of democracy। तो डेमोक्रेसी के मेन पॉइंट जो हैं वो जुडिशरी प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे इंडियन सिटीजन्स के हक प्रोटेक्ट कर रही है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी इश्यू होता है वो सॉल्व करती है, लोगों को इक्वल, चिप और तुरंत जस्टिस मिले वो देखना होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस के मुताबिक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम करे वो देखना होता है। इसीलिए हमको एक इंडिपेंडेंट, फर्म और इम्पार्शियल, फियरलेस जुडिशरी चाहिए और इसकी वजह से माना जाता है कि भाई जुडिशरी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। Explain the following statement reason the Supreme Court is the protector and guardian of the Constitution and citizens' rights। So students, we have to explain here that why Supreme Court is the protector and guardian of the Constitution and citizens' right। क्यों? First point, the Supreme Court is the apex court of our country। To protect and preserve the fundamental rights of the citizens, a firm, impartial judiciary has been provided by our Constitution। देखो, सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट है ही, सबसे बड़ी कोर्ट है हमारे कंट्री के अंदर। फंडामेंटल राइट्स हमारे जो सिटीजन्स के होते हैं उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए एक मजबूत और एक इम्पार्शियल जुडिशरी होनी ही चाहिए और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दी गई है। The Supreme Court can declare null and void all such laws and decisions that violate the provisions of the Constitution regarding the fundamental rights of the citizens। भाई हमारे हक के लिए अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिखे हुए हैं, ठीक है, उसके सामने कोई ऐसे डिसीजन या ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो हमारे हक को दबा देते हैं या हमारे हक को मान के नहीं बनाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे रूल्स, ऐसे लॉस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। नल एंड वॉइड मतलब कैंसिल कर सकती है।
ये पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमने ये पढ़ा था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमने देखा था कि एक हक जो है वो रखा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि वो नल एंड वॉइड कर सके। Thus, it can be said that Supreme Court is the guardian of the fundamental rights of the citizens। तो वही बोला गया है और ये माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे सिटीजन्स को जो मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज अ की पोजीशन। हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, बहुत ही बढ़िया बात है। हाई कोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट है, स्टेट लेवल पे सबसे बड़ी कोर्ट है स्टेट लेवल पे। ये पूरे इंडियन जुडिशियरी के पूरे पिरामिड के अंदर, हायरार्की के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर एक स्टेट को एक हाई कोर्ट देता है। हावेवर प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है कि एक हाई कोर्ट एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट के लिए वो कर सकते हैं, कॉमन हाई कोर्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। तो ये तीनों स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट है। The subordinate courts such as district court, taluka court, etc. function under the supervision of the high court। तो ये सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट जो हमने पहले भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात की थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, पोटा कोर्ट, फिर क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, राइट, ये सारे जो कोर्ट हैं ये सारे कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं। तो इसीलिए बोला गया था हाई कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज अ boon। boon मतलब एक पॉजिटिव चीज, एक एक पुण्य। boon मतलब एक आशीर्वाद है, वरदान। जुडिशरी का जो फंक्शन है वो एक वरदान है इन केस ऑफ नेग्लिजेंस बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं तो ये जुडिशरी का काम जो है वो एक वरदान का काम करता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो लिखे हुए हैं हमारे सिटीजन्स को जो दिए गए हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने इम्पार्शियल जुडिशरी बनाई है। एट द सेम टाइम ये जो जुडिशरी है उसको सेंटर और स्टेट वो सारी चीजों में जो वर्कलोड दिया जाता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी, उसके में जो भी झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो सारा सॉल्व तो जुडिशरी ही करती है। समटाइम्स लेजिस्लेचर और वो एग्जीक्यूटिव जो है वो इररिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे जुडिशरी लिखा हुआ है तो इसको आप एक बार करेक्ट कर दीजिएगा, इसको आप कट कर दीजिएगा और इसको इसमें आप एग्जीक्यूटिव लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप एग्जीक्यूटिव लिख दीजिएगा। बट समटाइम्स द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एक्ट इन एन इररिस्पॉन्सिबल मैनर। तो कई बार ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर जो है हमारा और एग्जीक्यूटिव जो है हमारा वो इररिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करे। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एक इंडिपेंडेंट, एक इम्पार्शियल और डरे फियरलेस जुडिशरी जो होती है वो इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस वो पार करे नहीं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी लिमिटेशंस पार करे नहीं, ठीक है, कोई भी रूल ना तोड़े कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखे हुए हैं। तो एक पॉजिटिव बात है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर्स द जजमेंट्स एंड डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, उसके अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी जजमेंट लिया जाता है, उसके अंदर ये सब स्टोर किया जाता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये जजमेंट और ये डिसीजंस आर कंसिडर्ड एज परमानेंट डॉक्यूमेंट्स एंड आर ऑल बाउंड टू एक्सेप्ट इट। ये एक परमानेंट डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और सबको ये मानना पड़ता है। दे आर यूज्ड एज रेफरेंसेस बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स व्हाइल गिविंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस। उसके नीचे वाले जो कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट है और ये छोटे मोटे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो सारे कोर्ट्स ये जो जजमेंट्स लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिए गए हैं वो सारे मानने पड़ते हैं उनको, ठीक है। तो वो एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, जब अपना केस रखते हैं तो रेफरेंस की तरह यूज करते हैं कि भाई ये पहले ऐसा केस आया था और ये ऐसा हुआ था, ये डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये हमको लेना चाहिए। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस देना। When such records are presented at precedents, no objection can be taken against it। तो अगर ऐसे रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक रेफरेंस के तरह से, उसके सामने कोई ऑब्जेक्शन लेगा नहीं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो जो लिया है वो सही ही लिया है।
एनी कोर्ट शोइंग इट्स कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल कैन बी पनिश्ड। तो कोई भी कोर्ट अगर ये बात मानती नहीं है, ये जजमेंट्स को, ये डिसीजंस को मानती नहीं है, तो उसको पनिश किया जाता है। Thus, सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स माने गए हैं। चलिए, एक्सप्लेन स्टेटमेंट। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ इन एनी अदर कोर्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। देखो, प्रोविजन जो लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, कि भाई जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे करना है, सर्विस क्या है, रिटायरमेंट कैसे होगा, ये सब चीजें हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं वो 65 की एज में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी इंडियन कोर्ट के अंदर लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हावेवर वो अपने सर्विसेज कमिटीज के अंदर दे सकते हैं कि भाई कोई अनकॉमन सिचुएशन है या कोई इवेंट है, तो उसके अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, जजमेंट लाना है, तो ऐसी कमिटीज में वो अपनी सर्विसेज देंगे। अगर वो रिटायरमेंट के पहले अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे बिफोर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो अपने आप रिजाइन कर सकते हैं। दे कैन रिजाइन विलिंगली, अपने पोस्ट से वो रिजाइन कर सकते हैं और वो प्रेसिडेंट को रिटर्न रेजिग्नेशन देके रिजाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, स्टेट द पावर्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6-7 पॉइंट तो होने ही चाहिए इसके अंदर। ओके, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में हमको बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जुरिस्डिक्शन थे, एक ओरिजिनल, एक अपेलेट और एक एडवाइजरी। तो उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, ठीक है, वो पावर क्या है भाई, पता है आपको? डायरेक्ट जजमेंट देने का, एक केस को सुन के डायरेक्ट जजमेंट देने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको बोला गया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कौन से डिस्प्यूट सेटल करती हैं? तो सबसे पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई स्टेट के साथ, एक हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट के साथ कोई झगड़ा हो गया, तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे। हमारी गवर्नमेंट या एक और बहुत सारे स्टेट्स के साथ एक साइड में है और कई साइड में दूसरे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई स्टेट एक साइड खड़े हैं और दूसरे दूसरे स्टेट दूसरी साइड है, तो ऐसे डिस्प्यूट जब होते हैं तो ये सॉल्व करती हैं। 2 और मोर स्टेट्स के बीच में क्वारल, झगड़े हो जाते हैं, तो ये सॉल्व करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट देने का पावर है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी सेट ऑफ लॉज बनाए हैं उसके ऊपर वो जजमेंट दे सकते हैं, और उसके कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉपर है कि नहीं है, तो ये भी उसको वो जजमेंट दे सकते हैं कि भाई अगर नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए, है तो ओके है। It has the power to protect and preserve the fundamental rights of the citizen of India. उस उनके पास पावर है हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। The court is also empowered to issue the writ of habeas corpus mandamus, right to protect individuals' liberty or order of prohibition. कोर्ट के पास पावर है भाई habeas corpus mandamus को लागू करने का, ठीक है। एक किसी इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होती है, जो लिबर्टी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का पावर है उसके पास, और ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन है उसके पास, तो वो कोई कुछ भी चीज प्रोहिबिट कर सकती है। रिट मीन्स अ फॉर्म ऑफ रिटन कमांड इन द नेम ऑफ अ कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी टू एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो रिट का मीनिंग क्या है, ये देखो यहाँ पे रिट का मीनिंग क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कमांड, रिटन नोटिस, ठीक है, जो कोर्ट कोर्ट पे दी जाती है, कोर्ट में दी जाती है, या कोई और लीगल अथॉरिटी देती है कि कोई एक्ट करे या कोई एक्ट ना करे इन अ पर्टिकुलर वे, कुछ चीज करें या ना करे, उसको हम रिट बोलते हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल, इट कैन नॉट बी चैलेंज एनीवेयर। सबको रिस्पेक्ट करनी है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट होती है वो कहीं भी चैलेंज नहीं हो पाती है और सबको माननी पड़ती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं लोक अदालत हैव बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की। लोक अदालत जो है वो तुरंत और स्पीडी और इकोनॉमिकल जस्टिस देता है पुअर और वीक लोगों को, जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है हमारे सोसाइटी के अंदर, वो फ्री सपोर्ट देते हैं, फ्री गाइडेंस देते हैं, और लीगल एड सर्विस सेंटर उन्होंने खोला है, उसके अंदर वो फ्री सपोर्ट और गाइडेंस देते हैं। लोक अदालत संडेज को भी काम करते हैं, और जो केस करते हैं, ठीक है, उनके कन्वीनियंस के भी मुताबिक काम करते हैं वो। कई सारे केसेस होते हैं जैसे एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन, डिवोर्स, एलिमोनी, जनरल डेब्ट्स, पर्सनल कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, ये सारी जो चीजें हैं वो लोक अदालत में सुनी जाती हैं। लोक अदालत में होता कौन है? तो एडवोकेट, सोशल वर्कर्स, एजुकेशनिस्ट, डेप्यूटेड सिटीजन, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर्स,
इंश्योरेंस ऑफिसर्स, जजेस, जुडिशियल ऑफिसर्स, ये सारे लोग होते हैं जो अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस यहाँ पे काम पे लगाते हैं। केसेस यहाँ पे ऐसे सेटल होते हैं कि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये पैसा और समय दोनों बचाता है और जजमेंट जो होता है वो लॉ के बेसिस पे होता है। तो इसी वजह से लोक अदालत जो है वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। वैसे तो कई सारे क्वेश्चन बाकी हैं लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। भाई इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट, फर्म और फेयरलेस बताया गया है, लेजिस्लेचर से अलग, एग्जीक्यूटिव से अलग, जिससे वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट कर सके और इम्पार्शियल जस्टिस दे सके, न्याय दे सके। जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के तरफ बिल्कुल भी बायस नहीं रहती है, ठीक है। वो कोई भी मानना नहीं मानना वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जुडिशरी जो है वो बिल्कुल भी बायस नहीं रहती है, जो भी गवर्नमेंट हो उसके अगेंस्ट डिसीजन लेना हो, लोगों के हित में डिसीजन लेना हो तो भी वो ले लेगी। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के, कितना पैसा देना है, ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायरमेंट, ये सारी चीजों के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाए गए हैं और वो चेंज नहीं हो सकते। जजेस को है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अपॉइंट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट रिमूव एनी ऑफ द जजेस ड्यू टू देयर विल और एनी पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर में या उनके मुताबिक वो एग्जीक्यूटिव्स कोई जजेस को हिला नहीं सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। जजेस के सर्विस का जो टर्म होता है, समय होता है, ठीक है, वो उसमें उनके जजमेंट जो है वो डिस्कस किए जाते हैं पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस दैट जजमेंट कैन नॉट बी डिस्कस और क्रिटिकली रिव्यूड इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उनके जजमेंट डिस्कस नहीं हो सकते हैं, क्रिटिकली रिव्यू नहीं हो सकते पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में। जजेस उनके रिटायरमेंट के बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोई भी कोर्ट में। जजेस का जो काम है, ठीक है, तो उनका काम जो है वो उनको ड्यूटीज बहुत फियरलेसली परफॉर्म करनी है, ऑनेस्टली परफॉर्म करनी है और सेल्फ रिलायंटली अपने आप करनी है, इंडिपेंडेंटली करनी है। तो जजेस जो है वो सही, ट्रांसपेरेंट और क्विक जस्टिस दे सकें, ठीक है। चलिए नंबर 22, 23, 24, 25, ये चार क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे आगे। ओके, चलिए बाय बाय और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।